नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पेपार सिटी। आज आपके साथ जो है कॉटन फाइबर से फैब्रिक किस तरह से बनता है, सूती जो वस्त्र बनते हैं रेशे के बाद में, रेशे कलेक्ट होने के बाद में जो वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया है, उसके बारे में तथा जो ये सूती वस्त्र होते हैं या जो फाइबर है उस फाइबर की क्या विशेषताएँ हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी केमिकल विशेषताएँ हैं यानी कि उनके क्या सामान्य गुण हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने उसमें पिछली उसमें चर्चा हमने पिछले उसमें बात की थी पिछली वीडियो में कि किस तरह से जो है इनको पोए जो है वो तैयार होते हैं और उसमें जो है कॉटन उसमें से कलेक्ट की जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि अ, कोए जो होते हैं उनको एकत्रित किया जाता है और पेड़ों से पौधों से जो कोए एकत्रित किए जाते हैं उन वो जो कोए हैं उनको हाथ से भी हो जाता है, हैंड पिकिंग भी होती है और मशीन पिकिंग भी होती है। हैंड पिकिंग हाथ से एकत्र करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सभी कोए जो हैं वो एक साथ नहीं पककर तैयार होते हैं। लेकिन जो है इसको अगर ज़रूरत पड़े तो इसको जो है मशीन के साथ में भी इसकी पिकिंग या इसको एकत्र किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती है कि जो अगर ये जो पोए फटने के बाद में अगर अधिक देर कर दी जाए इसको एकत्र करने में, तो रेशा जो है वो धूप में एक्सपोज़ होकर या क्योंकि उसको धूप जब लगती है, तो उसके बाद में वो पीला और मैला-सा होने लगता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सूती वस्त्र के निर्माण प्रक्रिया में कि सबसे पहले कोए को एकत्र करना समय से आवश्यक होता है। दूसरी जो इसमें चरण या दूसरा जो इसमें प्रक्रिया है वो है ओटना, जिसको इंग्लिश में गिनिंग भी कहा जाता है और ये बिनोले अलग करने की प्रक्रिया होती है। यानी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीड रेशा होता है, इसमें बीज हैं, पत्ते हैं धूल कण है और इस तरह की कुछ अशुद्धियाँ जो है वो साथ में रहती हैं, तो इनको अलग किया जाता है। इनको अलग करने के 3 मेन प्रोसेस होते हैं, 3 गिनिंग होती है। एक हाथ से की जाती है, एक छड़ से की जाती है और एक मशीन से की जाती है। 3 अलग-अलग विधियाँ हैं, जिन विधियों से जो है इनको बिनौलों को अलग किया जाता है और रेशों को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में रेशे जो हैं उनको एकत्र करके इनको गाँठें बना दी जाते हैं, जिसको बेलिंग इंग्लिश में कहा जाता है और ये बेल्स बनाकर जो है ये सारी जो गाँठें हैं इनको सूती वस्त्रों की जो मिल होती है जो कारखाना जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पर इसको बनने के लिए आगे की प्रोसेस के लिए निर्माण प्रक्रिया के लिए इसको मिल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर जो है इनकी जो ये गाँठें होती हैं, इनको खोला जाता है क्योंकि कई तरह के इसमें वैराइटीज़ होती हैं, कहीं कई कई तरह के उसमें जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है रेशे होते हैं, तो सारी गाँठें खोलकर और इनको अच्छी तरह से आपस में मिलाया जाता है और उसके बाद में इसकी जो प्रक्रिया होती है, उसको हम धुनाई कहते हैं या जिसको जो है कार्डिंग भी कहा जाता है और ये जो धुनाई है इसमें उसको अच्छी तरह से इसको साफ किया जाता है रेशों को और उनको समानांतर कर दिया जाता है और इसकी एक तरह की जो है चादर जैसी एक तैयार की जाती है और ये इस रेशा सॉरी तैयार हो जाता है और वो एक जो मोटा धागा टाइप का जो है उसको कार्ड स्लीवर कहा जाता है और इस कार्ड स्लीवरिंग के बाद में फिर इसे कंघी किए जाते हैं रेशों को कंघी जो है उसी कंघी करना वो उसी तरह की बात है, जैसे हम बालों को कंघी करते हैं, उस तरह का एक उपकरण होता है, जिससे कि रेशों को जो है की कॉम्बिंग की जाती है, जिसमें बड़े रेशे अलग कर दिए जाते हैं और छोटे रेशे अलग कर दिए जाते हैं। जो छोटे रेशे होते हैं, उनसे निम्न श्रेणी के वस्त्र बनते हैं और जो थोड़े से बड़े रेशे होते हैं, उससे उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है, जिसको हम पूनी बनाना कहते हैं, यानी कि इनकी स्लिवरिंग की जाती है, स्लिवर्स बनाए जाते हैं। इस समय जो ये स्लिवर्स होते हैं, ये मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन एक तरह का ये धागे का रूप ले लेते हैं। और ये स्लिवरिंग के बाद में जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जिसको कि हम कताई कहते हैं इस प्रक्रिया को, और इसको इंग्लिश में स्पिनिंग कहा जाता है। ये स्पिनिंग जो है, ये स्पिनिंग मशीन्स के ऊपर की जाती है। 2 तरह के स्पिनिंग फ्रेम्स होते हैं। एक रिंग फ्रेम होता है, जिसकी गति बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी बहुत सारा धागे का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन धागे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, धागा उतना सूक्ष्म नहीं होता है। और दूसरा जो होता है वो है म्यूल फ्रेम। म्यूल फ्रेम में गति जो है वो धीमी गति होती है, धीरे-धीरे धागा बनता है, लेकिन धागा जो है वो उत्तम श्रेणी का बनता है। यानी कहने का मतलब है कि इस स्टेज पर हमारा रेशा से धागा जो है वो तैयार हो गया। अब धागा तैयार होने के बाद में उसकी बुनाई की जाती है। बुनाई जो है वो करघे पर की जाती है। हस्तकरघा होता है, मशीन का करघा होता है, जिसको हम मशीन लूम कहते हैं। इसके बारे में बुनाई का जो एक नया-सा आपका अलग टॉपिक होगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब वस्त्रों की जो बुनाई की जाती है, किस तरह की बुनाई का प्रयोग किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि किस प्रयोजन के लिए उस वस्त्र को बुना जा रहा है। जैसे कि जो आप जीन्स पहनते हैं, उसमें ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। जो स्पोर्ट्स वियर होता है, यानी कि जो खिलाड़ियों के कपड़े होते हैं, उसके लिए बास्केट बुनाई होती है। और जैसे जो है मलमल इत्यादि जो है उसकी जो साड़ी वगैरह के लिए जो है इसकी जो है ये बुनाई की जाती है। इसको इसमें जो है मलमल के लिए जो वीव की जाती यूज़ की जाती है, वो सादी बुनाई होती है। और फिर इसमें जो है बाद में जब वस्त्र बनकर तैयार हो गया, तो उस वस्त्र को एज़ सच हम कभी भी मार्केट में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अभी परिचर्चाएँ देनी बाकी होती हैं। उसकी उसको जो है अच्छे से उसको माँड देना, उसके ऊपर के जो है वो रोएँ साफ करना, छपाई करना, रंगना इत्यादि जो है, ये परिचर्चाएँ देकर और वस्त्र को तैयार किया जाता है। और इसके बाद में ही वस्त्र जो है सूती वस्त्र मार्केट में आता है। अब हम बात करते हैं इसकी जो कपास है, इसकी भौतिक विशेषताएँ क्या हैं? यानी कि फ़िज़िकल अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहले संगठन में ये सेल क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वानस्पतिक रेशा है, इसलिए इसका मेन जो इसका कंटेंट होता है, वो सेल्युलोज़ होता है, जो कि 40 से 90% होता है। जल की मात्रा इसमें 4 से 8% होती है। और ये प्राकृतिक कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं, लेकिन इसमें साथ में ही मोम की रक्षात्मक कोटिंग भी होती है, जो उसके ऊपर उस रेशे को जो है सुरक्षित रखती है। अनुवीक्षणीय रचना की अगर हम बात करें, तो जब ये रेशा कच्चा होता है, तो ये नली के रूप में होता है और इसमें एक प्रकार का तरल या जिसको सैप कहा जाता है, वो भरा रहता है। जैसे ही रेशा पकने लगता है, तो ये सूख जाता है और अब ये नली के रूप से इसका आकार चपटा हो जाता है और चपटा जब ये होने लगता है, तो इसमें घुमाव आने लगते हैं, जिनको कि कन्वोल्यूशंस इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में इसको परिवलन कहते हैं। और अच्छी क्वालिटी की जो सूत होती है, उसमें 200 से लेके 400 परिवलन प्रति इंच पाए जाते हैं। और यही चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी अपने उसमें बताई थी कि जितने ये जो परिवलन जो है, वो एक तरह की बंधन क्षमता है। यानी रेशों को आपस में जोड़ के रखने के लिए जिससे कि धागा आसानी से तैयार किया जा सके, उसी के लिए ये परिवलन जो है, इसकी आवश्यकता होती है और ये परिवलन जो है, ये कपास का एक मुख्य जो है इम्पोर्टेंट गुण माना जाता है। रेशे की लंबाई की बात करें, तो ये रेशा लंबाई में छोटा होता है, आधे से लेके 2.5 इंच लंबा ये रेशा होता है और इसमें जो है इसकी जो सरफेस होती है वो खुरदरी होती है, इसीलिए इसके जो रूप है वो उतना चमकदार नहीं होता है क्योंकि रेशा जो है उसकी मूल लंबाई छोटी होती है। और चमक की बात करें तो इस रेशे में प्राकृतिक चमक बिल्कुल नहीं पाई जाती है, इसका मलिन एवं मंद रूप दिखाई देता है, लेकिन मर्सराइज़ेशन एक इस तरह की परिसज्जा है, जिसके द्वारा इसको बाद में इसके रूप को चमकदार बनाया जा सकता है। उसके बाद में इसकी फ़िज़िकल जो ये भौतिक विशेषता नेक्स्ट जो है वो मजबूती
मजबूती में हालाँकि ये लंबाई इसकी कम होती है, लेकिन फिर भी ये जो है लंबाई कम होती है, लेकिन फिर भी ये मजबूत होता है और इसकी ख़ासियत ये होती है कि भीगी अवस्था में सूत की जो मजबूती है वो 30% और बढ़ जाती है। यानी इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गंदे वस्त्र, सूती वस्त्र होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उनको हम जो है अगर रात को भी सुबह धोना हो और रात को भी आसानी से उसको भिगोकर रख सकते हैं। उससे कपड़ा कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसकी जो है उसकी मजबूती बढ़ती है। उसके बाद में जो हम गुण की बात करें नेक्स्ट वो है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता का इसमें अभाव होता है और इसके रेशे को निश्चित आकार से बड़ा नहीं किया जा सकता है, इसलिए सूती वस्त्र पर जो है सलवटें जल्दी पड़ती हैं। यानी एक बार अगर आप सूती साड़ी पहनकर कहीं बाहर गए हैं, तो वापस आकर उसको आप दोबारा बिना आयरन किए, बिना प्रेस किए हुए नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें सल ज़्यादा पड़ते हैं। ये सल ज़्यादा पड़ना जो है, ये प्रत्यास्थता के अभाव के कारण ही होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं तनाव सामर्थ्य को जिसको इंग्लिश में टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी इसमें अभाव होता है। खींचने पर इसकी मौलिक लंबाई जो है इससे ये बढ़ता नहीं है और झटके से टूट जाता है। तो जो है इसलिए इसको जो है जो है कई बार जो है रेशे पर जो है इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए जो वॉप या जो रेशा होता है उसको जो है उस पर लेप करके उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है, ऐसा बुनाई के समय किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके ताप संवहन की, ये ताप का सुचालक माना जाता है। सुचालक का अर्थ ये है कि ये हमारे शरीर की गर्मी को बाहर फेंकता है, जिससे हमें गर्मी के में पहनने के लिए अनुकूल होता है तथा ये हमें शीतलता प्रदान करता है। फिर हम बात करते हैं शिकन प्रतिरोधकता की। शिकन प्रतिरोधकता जो है इसमें अभाव रहता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सल जल्दी पड़ते हैं, ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन इसकी जो शिकन प्रतिरोधकता है, इसको कृत्रिम विधि से बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। अवशोषकता की बात करें तो पानी को नमी को सोखने की इसमें जो है नमी को सोखने की नमी को सोखने की इसमें जो है उत्तम गुण होता है और ये जो है जैसे हमारे पसीने हम सर्दियों में गर्मियों में जब इसको पहनते हैं तो हमारे पसीने को सोखता है। इसीलिए आप देखिए जो भी हम घर में जो टॉवल्स यूज़ करते हैं, तौलिए यूज़ करते हैं या जो टेबल्स वगैरह पर बिछाने वाले जो टेबल लिनेन्स यूज़ करते हैं, वो सब कॉटन के होते हैं क्योंकि उसमें जो है नमी को सहने की मतलब सॉरी नमी को एब्ज़ॉर्ब करने की जो है का उत्तम गुण होता है। और फिर हम बात करें घर्षण का प्रभाव, तो घर्षण क्योंकि बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली रेशा होता है, इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम सूती वस्त्र धोते हैं, तो उनको जहाँ गंदा होता है, वहाँ ज़ोर से हम ब्रश से रगड़ सकते हैं। उसको जो है हम जैसे पुराने ज़माने में सोटे डंडे से जो धुलाई की जाती थी या धोबी जो है धोबी घाट पर धोता है, वो इसीलिए है क्योंकि ये मजबूत रेशा है और घर्षण को सहने की इसमें क्षमता होती है। संकुचन की बात करें तो मौलिक रूप से ये रेशा सिकुड़ता नहीं है, लेकिन वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में खिंचाव, तनाव और परिसज्जा के अभाव के कारण ये सिकुड़ते हैं और इसके लिए भी एक स्पेशल परिसज्जा दी जा सकती है कि जिससे कि इसके संकुचन को जो है संकुचन की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त किया जा सके। और फिर हम बात करते हैं स्वच्छता एवं धुलाई की क्योंकि मैं जैसे आपसे बात की थी कि सूती वस्त्र जो होते हैं वो छोटे रेशे से बने हुए होते हैं, इसलिए खुरदरे होते हैं। बाहर की जो उसकी सरफेस होती है, उसपे जो है जल्दी ही धूल कण जो है वो आसानी से फँसते हैं और शीघ्र ही गंदे होते हैं। लेकिन साथ ही इसकी धुलाई भी बहुत आसान होती है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है क्षारीय जो साबुन है उसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। और ये तो थी कपास की भौतिक विशेषताएँ, अब हम बात करते हैं कपास की रासायनिक विशेषताओं की। तो रासायनिक विशेषताओं की बात अगर हम करें, तो अम्ल का प्रभाव अगर हम देखें, तो जो तनु कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो इस पर किसी भी प्रकार के जो है कोई ऐसा कुप्रभाव नहीं डालता है। इसलिए आप देखिए कि जितने भी जो दाग धब्बे होते हैं, उसमें कई बार जो है नींबू का भी प्रयोग इसमें आसानी से करके और दाग धब्बे को हटाया जा सकता है। लेकिन जो सांद्र कार्बनिक अम्ल होते हैं,
उनसे ये सूती वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। और क्षार का प्रभाव अगर हम देखें तो हल्का क्षार जो है वो प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए हम किसी भी तरह का कोई भी डिटर्जेंट या सोप जिसमें हल्का क्षार हो, उसको आसानी से इसको धुलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सांद्र रेशे जो होते हैं, सांद्र क्षार जो होती है उससे रेशे निर्बल हो जाते हैं। विरंजन का प्रभाव, विरंजन जिसको कि ब्लीच कहा जाता है, जैसे आप जानते हैं कि सफ़ेद कपड़े बहुत जल्दी पीले पड़ते हैं, तो उसको उसके पीलेपन को हटाने के लिए या उसकी सफ़ेदी को रखने के लिए जो है किसी भी प्रकार का ब्लीच आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विरंजक पदार्थ है, उसमें वो है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एवं नील। ये 2 विरंजन जो है ये इनका इस्तेमाल करके ये सूती कपड़ों को की सफ़ेदी को बरकरार रखा जा सकता है। और फिर हम बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं में पसीने के प्रभाव की। सूती वस्त्र जो है जब पसीने के संपर्क में लगातार आते हैं, तो कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बगल से जो है या कॉलर के पास से सूती वस्त्र जो है वो उनका जो है पसीने के कारण वो कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ से कड़े हो जाते हैं और उनका रंग भी वहाँ से फीका हो जाता है। और रंगों का प्रभाव अगर हम देखें तो सूती वस्त्र पर रंग जो है वो शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं। रंग को पक्का चढ़ाने के लिए बंधक यानी कि मॉर्डेंट्स का प्रयोग किया जाता है और सूती वस्त्रों को अगर आप धूप में अधिक देर सुखाएँ तो उसके रंग भी फीके हो जाते हैं। तो ये जो है ये सब इसकी रासायनिक विशेषताएँ हैं और इसी के साथ मैं अपना ये जो है इसको समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो है आपको ये सब अच्छे से मैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।